हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज हम करने वाले हैं अध्याय क्रमांक 6। पाठ का नाम है स्थल और स्थलाकृतियाँ। मतलब कि ये जो दुनिया है ना, पृथ्वी पृथ्वी की जो धरती है वो कैसी है और उस पर बनने वाली जो आकृतियाँ हैं वो भी कैसी हैं। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, तो आप जाएं वहाँ से जाकर आप अन्य सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देख सकते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, अन्य सब्जेक्ट हो कंप्लीट, या फिर डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। आइए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का नाम है सेल किसे कहते हैं। मतलब सेल मतलब चट्टान है। पहला क्वेश्चन है, तो देखो बच्चों, जो सेल होती है ना, सेल यानी चट्टान, तो देखो जिन पदार्थों से भूपृष्ठ का निर्माण हुआ है उन्हें सेल या चट्टान कहते हैं। अब जैसे भूपृष्ठ मतलब जो धरती है वो मिट्टी, तो मिट्टी कहाँ से आई? मिट्टी ही तो सेल यानी चट्टानों की घिस घिस कर जो घिस गई है, टुकड़े हो गए, उसी से मिट्टी बनी है। चट्टान है, पत्थर है, ये सब चट्टान ही तो हैं, सेलें हैं। ठीक है। अगला क्या है, पृथ्वी की परतों का नाम लिखें और निम्नांक विवरण भी बताएं। तो देखो भूपरपटी जो है ना, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। मेंटल जो है ना, परपटी के नीचे वाली है। और क्रूड जो सबसे गर्म भी है, ठीक है, सबसे आंतरिक भाग है क्रूड, नीफेड भी बोलते हैं जिसको। बच्चों प्लीज राइटिंग को मैनेज करना याद रखना, ठीक है। आग्नेय और अवसादी शैलों में क्या भिन्नता है? तो देखो बच्चों, आग्नेय और अवसादी शैलों में क्या भिन्नता है मैं आपको बताऊं। ये सेलें भूपृष्ठ की प्रारंभिक सेलें हैं जिन्हें आग्नेय सेल कहते हैं। अवसादी सेलें समुद्र तल की परतों के रूप में जमा होती हैं। ठीक है। अगला क्या है, कोई स्थलाकृति पर्वत या पठार है, यह पहचान किस आधार पर कर सकते हैं? तो देखो, पर्वत अपने आसपास की भूमि से ऊंचा होता है और पठार ऊंचा फैला हुआ एवं सपाट रहता है। तो ये जो है आपको पता चल गया है। ठीक है बच्चों, आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए मैं आपको इस तरह से चित्र के माध्यम से बता दूं। पर्वत जैसे ही है, ठीक है, ये पर्वत है। पठार आपका ऐसा होता है, याद रखना, ठीक है, पठार बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। ज्वालामुखी का उद्गार किन कारणों से होता है? तो देखो बच्चों, भूपरपटी के भीतरी भाग का अत्यधिक गर्म होना ज्वालामुखी बनाता है। ज्वालामुखी का चित्र तो आपने देखा ही होगा ना, धुआं निकलता है, ठीक है, इस तरह से लावा बहता है ज्वालामुखी में से। तो ज्वालामुखी के भीतरी भाग का अत्यधिक गर्म होना एक कारण हो गया। और भूपरपटी की निर्माणीकार प्लेटों के खिसकना, मतलब जो भूपरपटी के नीचे जो टेक्टोनिक्स प्लेट्स हैं वो खिसकती हैं, इसलिए भी ज्वालामुखी उत्पन्न होता है। ज्वालामुखी का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखो बच्चों, ज्वालामुखी से लाभकारी प्रभाव होता है, जैसे उपजाऊ मिट्टी का निर्माण और झीलों का निर्माण। और ज्वालामुखी से हानिकारक प्रभाव भी होता है, जैसे जहरीली गैसें, प्रदूषण, क्षेत्रों का जल का नष्ट हो जाना, क्योंकि लावा निकलता है ना, तो अगल बगल का जो क्षेत्र है वो भस्म हो जाता है सीधा। बलन और भ्रंशन क्या है? देखो बच्चों, पृथ्वी के अंदर क्षैतिज भू संचलन द्वारा सेलों में लहरनुमा मूड बलन कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे चट्टानों में ऐसे ऐसे लहरनुमा ऐसे मूड पड़ जाते हैं आड़ी, तो बलन हो जाते हैं। और क्षैतिज भू संचलन से उत्पन्न दबाव और तनाव के कारण सेलों के टूटकर अलग हो जाने की प्रक्रिया भ्रंशन कहलाती है। ठीक है बच्चों। अगला है ज्वालामुखी उद्भेदन की प्रक्रिया बताएं, किस प्रकार से ज्वालामुखी फटता है? तो आंतरिक गर्मी के कारण आंतरिक प्लेटें खिसकती रहती हैं। प्लेटों के खिसकने से भूपटल कमजोर हो जाता है और पृथ्वी के अंदर से मैग्मा, चट्टानों के टुकड़े, राख आदि पदार्थ ऊपर आ जाते हैं। यही जो है बच्चों वो क्या है, ज्वालामुखी उद्भेदन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि दिए गए विभिन्न सेलों के उदाहरणों को तालिका में लिखिए। संगमरमर, बलुआ पत्थर, इस तरह से आपको दिए गए हैं कुछ उदाहरण, इनको आपको इधर जमाना है। जैसे कि आग्नेय शैल है तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट, तो आग्नेय शैलों में आ जाएगा। अवसादी शैल है तो कोयला, चूने का पत्थर, बलुआ और चिकनी मिट्टी। कायंत्रित शैलों में संगमरमर, हीरा और सिलेट, ये सब जो है चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, और भी जो बचा हो तो वो आप मैनेज करके लिखें किताब में से देखकर। अगला है भूकंप से होने वाले लाभ और हानि बताइए। देखो बच्चों, भूकंप से होने वाले लाभ जो हैं आप इसमें से देखो, 3 दिए गई हैं हानि, ठीक है, और 4 दिए गए हैं लाभ। तो बच्चों आपका काम है कि आपको क्या करना है, इसमें लाभ लिख दें 2 2, 2 हानि लिख दें। ठीक है बच्चों, जगह तो उतनी ही है, क्योंकि इससे कभी कभी उपजाऊ भूमि उभर आती है। भूकंप से नवीन भू आकारों का निर्माण होता है, बहुमूल्य खनिज पदार्थ धरातल पर आ जाते हैं और इनसे नीचे भूभाग पर झीलों का निर्माण भी होता है, जो पानी के लिए सही है। हानि ये है कि इनसे जनधन की हानि होती है, मनुष्य पशु मर जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं, रेल सड़कें टूट जाती हैं, कारखाने नष्ट हो जाते हैं और नदियों के मार्ग अवरुद्ध होने से भयंकर बाढ़ आ जाती है और समुद्र में बहुत विनाशकारी लहरें उठती हैं जो सुनामी का रूप ले लेती हैं।
भूखंड में दरारें पड़ जाती हैं और कुछ भाग नीचे धंस जाती हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर जो होता है वो कंप्लीट होता है बच्चों। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।